2 साल मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ। ये आपने गोली चलवाई, अब बचाओ आप नहीं, मैंने चलाई पर मैं होम मिनिस्टर था, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा, मेरी बात सुनो, किसान शहीद हो गए जी आप प्यार से खड़े हैं ना, आपकी भी सरकार है, मैं प्यार से नहीं आप रास्ता एक बंदे ने किसी ने लोकतंत्र के महाकुंभ में 5 चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और अब बारी आ चुकी है हरियाणा और दिल्ली की। जी हां, जिस दिल्ली की सत्ता के लिए लगातार लड़ाई हो रही है, अब कहीं ना कहीं लोकसभा के 6ठे चरण के चुनाव में हरियाणा और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के लिए चुनौती बनकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। इस बीच दिल्ली से सटे हुए हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2 महीने में जो हालत है वो पतली होती नजर आ रही है, क्योंकि किसान आंदोलन 2.0 यानी कि जिस तरीके से दूसरा चरण शुरू हुआ 13 फरवरी 2024 से किसानों ने हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए धरना देना शुरू कर दिया। और उस दौरान हरियाणा पुलिस ने जिस तरीके से किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग्स की, वहां पर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए और तमाम पैलेट गन चलाए गए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो अब खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि हरियाणा के खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पंजाब से आने वाले किसान डटे हुए हैं। आज हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को किसानों से रूबरू होना पड़ा। आखिरकार क्या अब बीजेपी किसानों के मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है, और क्या पंजाब की 13 सीटें, हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर किसान आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। मेरे साथ अक्षय मौजूद हैं। अक्षय, किस तरीके से देखते हैं अनिल विज? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के उस फैसले से नाखुश कि उन्होंने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, और दूसरी बात यह कि किसान उनके दरवाजे पर पहुंचे हैं और इस साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि आपने गोलियां चलवाई हैं। किस तरीके से देखते हैं और क्या इसका सियासी मायने निकाले जाए? देखिए, वाकई में एक हैरानी भरा यहाँ पर जो है एक प्रतिक्रिया मैं कहूंगा यहाँ पर जो अनिल विज की किसानों के सामने देखने को मिली। फर्स्ट जरूर गए थे यहाँ पर अनिल विज किसानों के सामने, लेकिन जो कहीं ना कहीं बात कहते नजर आए हैं, अब उसके बाद ये लग रहा है कि अनिल विज ने जो यहाँ अपनी बात किसानों के सामने रखी, जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ साफ तौर पर कहा कि मैं गृह मंत्री था, मैं जिम्मेदार था और अपनी जिम्मेदारी मैं तरीके से अदा नहीं कर पाया। अब उसके बाद देखिए दिनेश, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि उन्होंने बीजेपी को कहीं ना कहीं अपने इस बयान से फंसा दिया। अब देखिए कि अब अनिल विज है, अनिल विज यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार बनकर के सामने आ रहे हैं। चुनाव है, आम चुनाव है, मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन बीच में बाकी है। 26 से भी पहले 25 तारीख को मतदान होना है और इस साल राज्य के विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में जब सत्ताधारी दल का एक दिग्गज नेता और इसी सरकार के जो पिछला कार्यकाल था मनोहर लाल खट्टर का, उसमें जब गृह मंत्री अनिल विज रहे, अपने उस पूरे कार्यकाल के दौरान यहाँ जो कुछ चीजें हुई इसको लेकर के सामने आकर किसानों के कह देते हैं कि मैं जिम्मेदार था, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पाया। यानी इसका मतलब है कि अब यहाँ पर किसान, अब यहाँ पर जो मतदाता हरियाणा के हैं वो इसका प्रतिशोध लेंगे, और प्रतिशोध का मतलब है कि वोट वो बीजेपी को नहीं देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो है चौतरफा हरियाणा में फंसती नजर आ रही है। आप किसी एक या गिने चुने 2 मुद्दों को नहीं उठा सकते। कई ऐसी चीजें है जो मुझे लगता है इस वक्त हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बनता जा रही है। अक्सर किस तरीके से देखें कि करनाल से मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, अंबाला से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद दिवंगत बंतो यहाँ पर रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया को चुनावी मैदान में उतारा है। क्या यहाँ पर अनिल विज का उनका चुनाव प्रचार नहीं करना क्या कोई नाराजगी संगठन की दिखाता है, या क्या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी उसके चलते अनिल विज बाहर नहीं निकल पा रहे हैं? देखिए दिनेश, इसमें 2 चीजें मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ही सवाल में आपने दाग दी है यहाँ पर कि अनिल विज, खास तौर पर जिस तरीके से अनिल विज करनाल में नहीं पहुंचे, करनाल में जिस तरीके से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता मनोहर लाल खट्टर के समर्थन में अब तक कोई भी चुनावी रैली नहीं की, और जब तक यहाँ 25 तारीख का मतदान है तो मतदान से पहले जो चुनावी यहाँ प्रचार प्रसार है वो 23 तारीख को थम जाएगा। और अगर मैं वक्त के लिहाज से भी देखूं तो महज यहाँ पर 46-47 घंटे अब शेष नजर आते हैं। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर नायब सिंह सैनी का करनाल ना पहुंचकर मनोहर लाल खट्टर
खट्टर के समर्थन में चुनाव प्रचार न करने का जो वाजिब कारण है वो यही नजर आता है कि बीते 9-9.5 सालों में जिस तरीके से सत्ता मनोहर लाल खट्टर ने संभाली है और उसके बाद उनके मुख्य रूप से उनके नाम के खिलाफ जो प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी है उसकी जो छाप है वो अनिल विज से भी इतर हटकर यहाँ पर नायब सिंह सैनी पर ना आए, उसका जो असर है वो नायब सिंह सैनी पर ना पड़ जाए, ये कहीं ना कहीं प्रमुख मुख्य कारण है। आपने जिक्र किया यहाँ पर नाराजगी का, देखिए अगर नायब सिंह सैनी की नाराजगी की बात की जाए तो कोई यहाँ पर वर्तमान में जो तमाम हालिया चीजें हुई हैं उनके आधार पर कारण नजर नहीं आता नायब सिंह सैनी का। नायब सिंह सैनी देखिए हाल में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वो अनिल विज को भी भाई साहब कह करके संबोधित करते हैं, और जब वहीं मनोहर लाल खट्टर से अगर नायब सिंह सैनी की तुलना की जाएगी तो निश्चित तौर पर उनके दिग्गज वरिष्ठ नेता है, तो ऐसे में नायब सिंह सैनी के पास यहाँ पर कोई भी वाजिब कारण नजर नहीं आता या कोई भी ऐसी चीज हाल फिलहाल में सामने नहीं आई, कोई घटना सामने नहीं आई जिसके चलते ये बात कही जाए कि नाराजगी। तो कुल मिलाकर के खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसकी जो छाप खट्टर पर पड़ी है उसका असर यहाँ नायब सिंह सैनी पर ना जाए, इससे बचने के लिए लगता है कि वो अब तक समर्थन में रैली करने नहीं पहुंचे। बिल्कुल, तमाम जो है सियासी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं और उनको देखते हुए हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो आने वाले 24 से 48 घंटे में बनता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार तमाम मुद्दों को उठाते हुए प्रयास कर रहे हैं। किसानों का मुद्दा यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण रहेगा, जिस तरीके से अनिल विज ने आज स्वीकार भी किया कि मेरी गलती थी और मैं उस गलती को स्वीकार करता हूं कि किसानों पर लाठीचार्ज करवाया गया, यहाँ पर पैलेट गन छोड़े गए, लेकिन यहाँ जो विपक्ष है उसके लिए क्या कहीं ना कहीं बीजेपी ने खुद ही कोई रास्ते खोल दिए हैं कि यहाँ पर बीजेपी ने खुद ही अपने रास्तों में जो है कांटे बिछा दिए हैं। देखिए बिल्कुल वीरेश, इस बात में मुझे कोई दोहराए नजर नहीं आती है कि किसान आंदोलन जो हुआ और मुख्य रूप से जो किसान आंदोलन 2.0 जिक्र किया आपने उस तारीख का 13 फरवरी, वो तारीख जहन में आती है जब यहाँ हरियाणा और पंजाब से किसान जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर बढ़े थे, कूच की थी और यहाँ पर उन्हें पूरी तरीके से चाक चौबंद करके रोक दिया गया था। अब उस आंदोलन का असर हरियाणा पे पड़ेगा, ये मुझे लगता है सवाल भी शायद बनना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसका सीधे तौर पर जवाब भी ये आता है कि हाँ बिल्कुल पड़ेगा। कृषि प्रधान हरियाणा को कहा जाता है, कृषि प्रधान राज्य, हालांकि पूरा देश ही कृषि प्रधान है, यहाँ पर पूरा भारत है, लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो राज्य की जो मुख्य अर्थव्यवस्था है वो पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर करती है। ऐसे में किसानों की नाराजगी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताओं का सबब बनेगी। इसके अलावा आपने यहाँ पर विपक्ष की भूमिका क्या देखी, देखिए यहाँ पर जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर और भाजपा के खिलाफ प्रदेश के एंटी इनकम्बेंसी लहर रही हो, या अन्य कई मुद्दे रहे हो, उन मुद्दों को विपक्ष कितनी मजबूती से भुनाता है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा। उन मुद्दों को कितनी मजबूती से कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करती है, ये मुझे लगता है यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहती है, राष्ट्रवाद जैसे तमाम मुद्दों को आगे लेकर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यहाँ लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम यहाँ पर अपने मित्र उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्ज माफ किया गया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ करने की बात आए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। किसानों के एमएसपी की बात आती है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज होने से पहले तमाम बड़े बड़े वादे करके आते हैं, लेकिन जब केंद्र में सरकार बनाते हैं तो उसके बाद किसानों की कोई बात नहीं सुनी जाती है। आखिरकार क्या हरियाणा पंजाब मिलकर देश की सियासत में कोई बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगेगा? क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है पूरे उत्तर भारत में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खास तौर पर यहाँ चुनौतियां पेश करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अक्षय, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।